Hello everybody and welcome to the second class of class 9th English Grammar. I hope आप लोगों ने सबने पहली क्लास अटेंड करी है। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था, पूरा सिलेबस बताया था, उसके अलावा आप लोग के पूरे पेपर का फॉर्मेट बताया था। मैंने आप लोग को पहली क्लास में बोला था कि आप लोग को नोट करके रखना है पेपर फॉर्मेट अपने पास, ताकि जब आप लोग प्रेपरेशन करें तो आप लोग की प्रेपरेशन बहुत ईजीली जाए। ओके, तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है बट पेपर फॉर्मेट नोट करके नहीं रखा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू नोट इट डाउन समवेयर। ऑल्सो आज वी विल स्टार्ट विथ इनफॉर्मल लेटर, जिसके लिए भी यू नीड टू हैव अ पेन एंड अ पेपर विथ यू और अ पेन एंड अ कॉपी विथ यू, क्योंकि अगर जो चीज़ें मैं आप लोग को समझाऊंगी और अगर आप लोग साथ के साथ नोट करते जाएंगे तो आप लोगों को वो चीज़ें बाद में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। ओके, मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि आप लोगों के पास इनफॉर्मल लेटर और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में चॉइस आएगी। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू मी इनफॉर्मल लेटर और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंदर से यू नीड टू अटेम्प्ट इनफॉर्मल लेटर। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की क्लास नहीं होगी, डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पे भी क्लास लूँगी। बट अगर बात करें मार्क्स की, ठीक है, तो लेटर के अंदर मार्क्स गेन करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज लेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिखने के मार्क्स नहीं होते, फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, जिस पैटर्न पे आप लोग लिख रहे हैं उस पर भी मार्क्स होते हैं। वाइल एज डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में सिर्फ डिस्क्रिप्शन के मार्क्स होते हैं और आप लोग की लैंग्वेज को देखा जाता है, राइट। तो अगर मैं बात करूं इनफॉर्मल लेटर और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बीच में आप लोग को क्या चूज करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोग को इनफॉर्मल लेटर चूज करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मार्क्स गेन करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। बट समटाइम्स क्या होता है कि इनफॉर्मल लेटर ऐसा आ जाता है एग्जाम में कि बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता है। उस केस में आप लोग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी एल्स द चॉइस इज योर्स। अगर जब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की क्लास होगी, अगर आप लोग को वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, तो यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट दैट। ओके, तो एज ऑल ऑफ यू नो कि जो लेटर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज फॉर्मल लेटर एंड नंबर 2 इज इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हमेशा ऐसे लोगों को लिखा जाता है जिससे आप लोग को फॉर्मली बात करनी हो। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करूं तो आप लोग अपने टीचर्स से, अपने प्रिंसिपल से और आप लोग के स्कूल में डिसिप्लिन इंचार्जेस होते हैं उनसे बहुत तमीज़ से बात करते हैं, बहुत फॉर्मली बात करते हैं, कोई फालतू की बात नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी प्रिंसिपल से मिलने गए, राइट, तो आप अपनी प्रिंसिपल को ऐसे नहीं बोल सकते कि और बताओ मैम कैसे हो, राइट। वाइल एज अगर आप किसी रिलेटिव के घर गए तो आप उस रिलेटिव से हालचाल पूछ सकते हो, राइट। आप किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो तो उससे हालचाल पूछ सकते हो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हमेशा उन लोगों को लिखा जाता है जो कि हायर अथॉरिटी पे हो, ठीक है, जिनसे आपको फॉर्मली बात करनी हो। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये मिसकंसेप्शन बना के रखते हैं कि फॉर्मल लेटर उनको लिखा जाता है जिनको तुम नहीं जानते हो। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी प्रिंसिपल को फॉर्मल लेटर लिख रही हूँ, राइट, बट मैं अपनी प्रिंसिपल को जानती हूँ। ओके, तो ये परसेप्शन बहुत सारे लोगों ने बना रखा है कि फॉर्मल लेटर सिर्फ उन लोगों को लिखा जाता है जिनको तुम नहीं जानते हो। ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मल लेटर हमेशा उन लोग को लिखा जाता है, चाहे तुम जानते हो चाहे नहीं जानते हो, बट हमेशा उन लोग को लिखा जाता है जो कि थोड़ी हायर अथॉरिटी पे हो, थोड़ी हायर पोजिशन पे हो। ओके, मोरोवर जिनसे आपको ज़्यादा फॉर्मली बात करनी हो, राइट, ज़्यादा सिर्फ काम से काम रखना हो, ये बोल सकते हैं। ठीक है, वाइलस इनफॉर्मल लेटर जो है वो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, किसी को भी लिखा जा सकता है जिसको तुम जानते हो, जिससे तुमने पहले एक बार कभी बात करी हुई है और जिससे तुम बात करने में कंफर्टेबल हो। इनफॉर्मल लेटर कभी भी स्ट्रेंजर्स को नहीं लिखा जाता, राइट। सो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में हमेशा जो लैंग्वेज यूज होती है वो थोड़ी सी कैजुअल होती है, ठीक है, वाइलस फॉर्मल लेटर में बिल्कुल फॉर्मली लेटर का जो पैटर्न होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो भी बिल्कुल फॉर्मल होता है, वाइलस जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो भी बिल्कुल फॉर्मल होती है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में ज़्यादा डिफिकल्ट जो होता है वो डेफिनेटली फॉर्मल लेटर होता है, क्योंकि उसके अंदर लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा कैजुअल लैंग्वेज ना हो। वाइलस इनफॉर्मल लेटर डिफिकल्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर कैजुअल लैंग्वेज अलाउड होती है, राइट। सबसे पहले अगर बात करें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप लोगों का फॉर्मल लेटर 10 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, जिसके अंदर से 2 मार्क्स होंगे फॉर्मेट के, 4 मार्क्स होंगे कंटेंट के और 4 मार्क्स होंगे एक्सप्रेशन के। दैट इज 2
+4 इक्वल्स टू 10, राइट। अब ये फॉर्मेट के अंदर क्या करना है, कंटेंट के अंदर क्या करना है, एक्सप्रेशन के अंदर क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगी। बट आप लोग को अभी के लिए सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोग का फॉर्मेट सही हुआ पूरा तो आप लोग को 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर टीचर को आपका कंटेंट अच्छा लगा तो आप लोग को 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। टीचर को एक्सप्रेशन अच्छा लगा लेटर का तो आप लोग को 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग इज फॉर्मेट। ओके, इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में 6 चीजें होती है। नंबर 1, एड्रेस ऑफ द सेंडर। नंबर 2, डेट। नंबर 3, सैल्यूलेशन। नंबर 4, बॉडी ऑफ द लेटर। नंबर 5, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। एंड नंबर 6, नेम। ओके, अच्छा, अब जब मैंने 6 चीज़ें बता दी एंड आप लोग को अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये 6 चीज़ें क्या है। जैसे ही मैं ये बता देती हूँ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम ये तो हमने पहले करा हुआ है, ये हमको आता है। बट आज की क्लास में आप लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखोगे जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग के मार्क्स एग्जैक्टली कटते क्यों हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एड्रेस ऑफ द सेंडर। एड्रेस ऑफ द सेंडर मतलब अगर आप लेटर लिख रहे हो तो आपको अपनी एड्रेस लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट बातें आती है। पॉइंट नंबर 1, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन पूरा ढंग से नहीं पढ़ते। यूजुअली जब भी इनफॉर्मल लेटर का क्वेश्चन आता है तो एड्रेस हमेशा क्वेश्चन में होती है, राइट। हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स एड्रेस हमेशा क्वेश्चन में प्रेजेंट होती है, तो वही एड्रेस आप लोग को लिखनी होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो अपनी एड्रेस लिख देते हैं एंड वो क्वेश्चन की एड्रेस नहीं पढ़ते हैं, राइट, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इन एड्रेस की आप लोग को सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कोई एड्रेस लिखी हुई है। अगर लिखी हुई है तो आप लोग को वो एड्रेस लिखनी है। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई एड्रेस नहीं लिखी हुई है तो आपको अपनी एड्रेस लिखनी है, दैट इज अपने घर की एड्रेस लिखनी है, राइट। पॉइंट नंबर 2 इन एड्रेस इज, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम एड्रेस कितने लाइंस की लिखें, 2 लाइन की लिखें, 3 लाइन की लिखें। देखो, एड्रेस आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि आप लोग को 2 लाइन की एड्रेस लिखनी है, राइट। अगर आप लोग की एड्रेस थोड़ी बड़ी है या फिर क्वेश्चन में थोड़ी बड़ी एड्रेस दी हुई है तो मैक्सिमम 3 लाइंस, 3 लाइन से ज़्यादा कभी एड्रेस नहीं होती। नाउ एड्रेस का क्या फॉर्मेट होता है, देखो, हियर इज द एड्रेस 24D आदर्श नगर, ठीक है। अब 24D आदर्श नगर के बाद मैं कॉमा लगाऊंगी। कॉमा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर कॉमा नहीं लगाते तो आप लोग के लेटर के फॉर्मेट के मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, तो 24D आदर्श नगर, फिर आप लोग की नेक्स्ट लाइन में आएगा सिटी का नाम, दैट इज यहाँ पर मैं सिटी का नाम लिख रही हूँ जयपुर, एंड देन कॉमा राजस्थान, सिटी का नाम और स्टेट का नाम, राइट। अब राजस्थान के बाद कॉमा नहीं आएगा, राजस्थान के बाद कुछ नहीं आएगा, डॉट भी नहीं आएगा, कॉमा भी नहीं आएगा, राइट। देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है कि मैम आपने जयपुर और राजस्थान के बीच में कॉमा क्यों लगाया, राइट। तो देखो, दिस इज कंसिडर्ड एज अ गुड प्रैक्टिस कि आप लोग सिटी और स्टेट के नाम के बीच में कॉमा लगाएं। अब यहाँ पर स्टेट के नाम के बाद पिन कोड लिखना ऑप्शनल है, दैट इज यहाँ पर आप लोग पिन कोड लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। मैं 2-3 और एग्जांपल्स देती हूँ आप लोग को एड्रेस का। 55B बिग अपार्टमेंट्स, कॉमा नोएडा दिल्ली। ओके, नोएडा और दिल्ली के बीच में यहाँ पर कॉमा आएगा, राइट। अच्छा, अब मैं आप लोग को 3 लाइन की एड्रेस का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। यू नीड टू रिमेंबर कि अगर आप लोग की एड्रेस बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तब ही आप लोग को 3 लाइन में वो लिखनी है, अदरवाइज 2 लाइन्स में मैक्सिमम एड्रेस आ जाती है। देखो, 3 लाइन्स की एड्रेस का क्या एग्जाम्पल है, 5G42, कॉमा रामनिवास बाग मंदिर, कॉमा कोटा, कॉमा राजस्थान, एंड देन पिन कोड। ओके,
ऑल्सो एड्रेस में आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोग को नियर, बेसिकली बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो अपनी एड्रेस लिखते हैं एंड 3 लाइंस में उस एड्रेस को करने के लिए कुछ भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो लिख देते हैं नियर दिस स्कूल, नियर दिस हॉस्पिटल। एड्रेस कभी भी अगर आप लोग लेटर में लिख रहे हैं तो आप लोगों को लैंडमार्क्स नहीं बताने हैं, राइट। आप लोग को सिर्फ अपनी एग्जैक्ट एड्रेस देनी है, कोई भी लैंडमार्क्स कुछ नहीं बताना है, राइट। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 2, दैट इज डेट। अच्छा, डेट जो है उसको लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 7th May, राइट। तो बहुत सारे बच्चे इस डेट को लिखेंगे 7.05.2020, राइट। अगर आप लोग इस फॉर्मेट से लेटर में डेट लिखते हैं तो आप लोग की डेट पूरी कट हो जाएगी एंड आप लोग को डेट के मार्क्स नहीं मिलेंगे फॉर्मेट में, ठीक है। लेटर में कभी भी इस फॉर्मेट में डेट नहीं लिखी जाती, हमेशा डेट इस फॉर्मेट में लिखी जाती है, दैट इज 7 May, 2020, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 7 के ऊपर या फिर साइड में TH लगा देते हैं, दैट इज 7th May, ठीक है। ऐसे भी डेट नहीं लिखी जाती, आप लोग को सिंपली लिखना है 7 May, 2020। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात, एड्रेस के बाद आप लोग को एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी है और डेट के बाद भी आप लोग को एक लाइन छोड़नी है, दैट इज डेट के पहले और डेट के बाद हमेशा एक लाइन छूटेगी, ओके। एड्रेस और डेट हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लिखी जाती है। अब आता है पॉइंट नंबर 3, दैट इज सैल्यूलेशन। सैल्यूलेशन हमेशा इनफॉर्मल लेटर में आप लोग जिसको भी लिख रहे हो इनफॉर्मल लेटर, आप लोग को हमेशा इनफॉर्मल लेटर में डियर लगाना है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, हे, हेलो, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं सैल्यूलेशन में, बट आप लोगों को एक फॉर्मेट पे स्टिक होके चलना है ताकि आप लोग एग्जाम में फटाफट ये लेटर अटेम्प्ट करके आ सके और आप लोग को उस समय ज़्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो प्रिपेयर नहीं करके जाते लेटर वगैरह एंड उसके बाद वो एग्जाम टाइम पे सोचते हैं, अच्छा आप सैल्यूलेशन में क्या लिखें, हे लिखें, हाई लिखें, डियर लिखें, रिस्पेक्टेड लिखें, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को नहीं करनी है। इनफॉर्मल लेटर आया है, आप लोगों को सिर्फ डियर यूज़ करना है। अगर आप लोग अपने मम्मा पापा को लेटर लिख रहे हैं तो आप लोग को लिखना है डियर फादर, कॉमा। अगर आप लोग किसी फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो आप लोग को लिखना है डियर साक्षी, कॉमा, डियर मंजू, कॉमा, ठीक है, जो भी नाम है, राइट। अगर आप लोग किसी रिलेटिव को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग डेफिनेटली उस रिलेटिव को अपने नाम से नहीं बुलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी मासी को लेटर लिख रहे हैं तो आप लोग लिखेंगे डियर मासी, कॉमा, राइट। तो आप लोग को 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, एड्रेस, डेट एंड सैल्यूलेशन। सैल्यूलेशन में हमेशा डियर यूज़ करना है, डियर के अलावा आप लोग को कुछ नहीं यूज़ करना है इनफॉर्मल लेटर में। आप लोग को डेट से एक लाइन पहले छोड़नी है और डेट के एक लाइन बाद छोड़नी है और उसके बाद सैल्यूलेशन लिखना है, राइट। आप लोगों को डेट खत्म होने के बाद कॉमा नहीं लगानी, सिर्फ मंथ और ईयर के बीच में कॉमा लगाना है। उसके बाद आप लोग को सैल्यूलेशन के बाद कॉमा लगाना है, फॉर एग्जाम्पल डियर फादर, कॉमा, ओके। उसके बाद आप लोगों को जो भी लिखना है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी लिखना है लेटर में, दिस इज व्हाट वी कॉल एज कंटेंट, ठीक है। ये चीज़ होती है 4 मार्क्स की, राइट। इस चीज़ को बोलते हैं कंटेंट। ये मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद बताऊंगी, बट आप लोग को जो भी लेटर में लिखना है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में 5 चीज़ें हैं। इनफॉर्मल लेटर में आप लोग उन 5 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे, दैट इज योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली एंड योर्स रिस्पेक्टफुली, ठीक है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद हमेशा एक कॉमा आता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में बहुत सारे बच्चे एक दिक्कत करते हैं, वो यूअर और एस के बीच में ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है मिस्टेक करते हुए। ये मिस्टेक आप लोग को नहीं करनी है, यूअर्स पूरा साथ में है, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, यूअर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली एंड योर्स रिस्पेक्टफुली, राइट। ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप लोग को अफेक्शनेटली की स्पेलिंग नहीं आती है तो आप लोग ये यूज़ ना करें, ठीक है।
स्पेलिंग्स गलत होने के मार्क्स इंग्लिश में बिल्कुल काटे जाते हैं। तो आप लोग को मेक श्योर करना है जिस वर्ड की स्पेलिंग आप लोग को नहीं आती है वो नहीं लिखना है, राइट। और लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ पर भी बहुत लोग दिक्कत करते हैं कि क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर डेफिनेटली नाम दिया हुआ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। लुक एट दिस क्वेश्चन, यू आर अभय स्लैश अभा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होता है कि जो भी लड़कियाँ हैं उनको अभा लिखना है और जो भी लड़के हैं उनको अभय लिखना है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो अभय स्लैश अभा ये लिख के आ जाते हैं, विच इज़ डेफिनेटली रॉन्ग। आप लोग के मार्क्स कटेंगे। अगर आप लोग लड़का हो, इफ़ यू आर अ बॉय तो यू नीड टू राइट अभय, एंड इफ़ यू आर अ गर्ल यू नीड टू राइट अभा, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक लिखना है। हमेशा क्वेश्चन के अंदर नाम मेंशन किया ही जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर नाम मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप लोगों को XYZ लिखना है, किसी को भी अपना नाम नहीं लिखना, राइट। पूरे इनफॉर्मल लेटर में आप लोगों को कहीं भी लाइन नहीं छोड़नी है, एक्सेप्ट एक लाइन आप लोग को डेट से पहले छोड़नी है, एक लाइन आप लोग को डेट के बाद छोड़नी है, ठीक है। उसके अलावा भी आप लोग को एक जगह लाइन छोड़नी है, दैट इज़ जब आप लोग का पूरा लेटर ख़त्म हो जाए और उसके बाद आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिख रहे हो तो बॉडी और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में के बीच में आप लोग को एक लाइन छोड़नी है। दैट इज़ पूरे लेटर में आप लोग को सिर्फ 3 लाइन्स छोड़नी है, एक डेट से पहले, एक डेट के बाद और एक बॉडी के बाद, ठीक है। उसके अलावा आप लोग को कोई लाइन नहीं छोड़नी है। अब क्या होता है ना, फॉर्मल लेटर में ऐसा होता है थैंकिंग यू, ठीक है। यूजुअली फॉर्मल लेटर में ऐसे एंड में लिखा ही होता है थैंकिंग यू, ठीक है। बट क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो इसमें नीचे थैंकिंग यू नहीं लिखते, इसमें सीधा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं, दैट इज योर्स फेथफुली योर्स ट्रूली और अपना नाम, ओके। अगर आप लोगों ने पूरा फॉर्मेट सही कर दिया तो आप लोग के फॉर्मेट में 2 में से 2 मार्क्स आ जाएंगे, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, दैट इज कंटेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, लेटर की पूरी बॉडी को बोलते हैं कंटेंट, राइट। तो देखो एक प्रैक्टिकल सी बात है, अगर इनफॉर्मल लेटर आया तो कोई भी बच्चा इनफॉर्मल लेटर बहुत ही इजीली लिख देगा, फॉर्मेट सब रट के चले जाएंगे एंड बहुत इजीली सब बच्चे इनफॉर्मल लेटर लिख के आ जाएंगे, राइट। तो फिर तो सब बच्चों को 10 में से 10 मार्क्स मिलने चाहिए, बट द थिंग इज सब बच्चों को 10 में से 10 मार्क्स नहीं मिलते हैं। दैट्स बिकॉज उन लोगों को पता नहीं होता मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वो लोग समझते हैं कि सिर्फ हमने प्रॉपर फॉर्मेट से लेटर लिखा है तो हम लोग को पूरे 10 में से 10 मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन फॉर्मेट के सिर्फ 2 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स हैं कंटेंट के और 4 मार्क्स हैं एक्सप्रेशन के। अब आते हैं कंटेंट पे। देखो ये जो लेटर की बॉडी है ना, इसको आप लोगों को अपना मेजर फोकस बनाना है, राइट। नाउ लेट मी टेल यू द रॉन्ग प्रैक्टिस। यहाँ से बच्चे लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं, वो रुकते ही नहीं है, नो ब्रेक्स नथिंग, कोई पैराग्राफ चेंज नहीं करते, कुछ नहीं करते और एक पेज पूरा लिख देते हैं और यहाँ पर जाके अपना पूरा लेटर एंड करते हैं, ठीक है। उन्होंने चाहे एक पेज का लेटर लिखा हो बट वो कोई पैराग्राफ चेंज नहीं करते, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ख़त्म करते हैं, ठीक है। बट आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। हमेशा कंटेंट में आप लोगों को अपने लेटर की बॉडी को 3 पैराग्राफ्स में ज़रूर डिवाइड करना है। अगर आप लोग अपनी लेटर की बॉडी को 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के कंटेंट में 4 में से 4 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। अब वो 3 पैराग्राफ्स क्या होते हैं, देखो पैराग्राफ नंबर 1 होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 2 होता है जो आप एग्जैक्टली उस इंसान को बोलना चाहते हो वो, और पैराग्राफ नंबर 3 होता है कंक्लूजन, राइट। आप लोग को अपनी स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ओपनिंग पैराग्राफ और एंड में जो आप लोग को लाइन लिखनी है वो बताइए, ठीक है। हर बच्चे को इन 4 लाइन्स में से एक लाइन चूज करनी है जो वो स्टार्टिंग में लिखेगा और इन 4-5 लाइन्स में से एक लाइन चूज करनी है जो वो एंड में लिखेगा। हमेशा आप लोगों को वही लाइन लिखनी है इनफॉर्मल लेटर में। अगर आप लोग इन 4 में से एक लाइन चूज कर लेते हैं और इन 4 में से एक लाइन चूज कर लेते हैं, आप लोग हर इनफॉर्मल लेटर में वही लिखिए, ये स्टार्टिंग में ये एंड में, दैट इज इनमें से कोई स्टार्टिंग में और इनमें से कोई एंड में, ओके।
तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से एक लाइन चूज करके लिखनी है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप लोगों जिसको भी लेटर लिख रहे हैं उसका हाल पूछना है, ठीक है। दैट इज़ वो अच्छा है, बुरा है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई होप यू आर फाइन, आई एम फाइन टू, राइट। आप लोगों को सिर्फ एक आई कैन से कि केयर दिखानी है और इस तरीके से आप लोग जिसको भी लेटर लिख रहे हैं उसका हाल पूछना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सिंपली ये भी लिख सकते हैं, हाउ आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो सबसे पहले आप लोग को इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में यहाँ इन 4 लाइंस में से कोई एक लाइन चूज करनी है। उसके बाद आप लोगों को जिसको भी लेटर लिख रहे हैं उसका हाल पूछना है, राइट। उसके बाद आप लोग जिस चीज़ के बारे में लेटर लिख रहे हैं डायरेक्टली उस चीज़ पे नहीं आना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप लोग को उस चीज़ का इंट्रोडक्शन देना है, राइट। या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ आप लोग को यहाँ पे बात स्टार्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो लेटर है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दिस इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, दिस इज द मेन बॉडी एंड दिस इज द कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बेसिकली ये लेटर किस चीज़ के बारे में मैं बता देती हूँ। ये लेटर अपने फ्रेंड को बुलाने के लिए है कि समर वेकेशंस में तुम आ जाओ, हम मज़े करेंगे, इस चीज़ से रिलेटेड है ये लेटर, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये बताया गया है कि तुमको याद है जब हम चेन्नई में थे तब हम कितने मज़े करते थे। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बोला गया है कि तुम्हारे साथ मैंने जितना भी टाइम स्पेंड किया है आई मिस दैट, ठीक है। डायरेक्टली पॉइंट पे नहीं आए हैं यहाँ पर। डायरेक्टली पॉइंट क्या है लेटर का कि अपने फ्रेंड को समर वेकेशंस के लिए अपने पास बुलाना। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कभी भी लेटर के डायरेक्ट पॉइंट को नहीं लिखा जाता। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाता है, हालचाल पूछा जाता है और वी कैन से अपनी बात स्टार्ट की जाती है, राइट। जितना इंट्रोडक्शन आप लोग को देना है या फिर जितना हालचाल पूछना है उसके हिसाब से इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, राइट। अब क्या होता है कि पैराग्राफ में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर थोड़ी स्पेस छोड़ के फिर पैराग्राफ चालू करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को नहीं करनी है। आप लोग को पैराग्राफ बिल्कुल लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है, कोई भी स्पेस नहीं छोड़नी है, राइट। नाउ कम्स पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 हमेशा होता है मेन बॉडी, दैट इज जिस चीज़ के बारे में आप लोग लेटर लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये देखिए, ये जो लेटर है इसमें एक बच्चा अपने पापा को स्पोर्ट्स डे के बारे में बता रहा है जो कि उनके स्कूल में हुआ था, राइट। और वो अपने पापा को बता रहा है कि मैंने उस स्पोर्ट्स डे में एक अवार्ड जीता है, राइट। तो यहाँ पर उसने इंट्रोडक्शन बहुत छोटा सा दिया है कि पापा मेरे स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे हुआ था, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन दिया है। वाइल एज उसने मेन बॉडी के अंदर ये बताया है कि पूरा प्रोसेस लाइक स्पोर्ट्स डे के अंदर इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स हुए थे जिसके अंदर मैंने एक अवार्ड जीता, राइट। तो मेन बॉडी के अंदर जो भी आप लोग को उस लेटर में मेनली बताना हो, जिस भी बारे में बात करनी हो, पैराग्राफ नंबर 2 दैट इज मेन बॉडी वाले पैराग्राफ में आप लोग वो चीज़ लिखेंगे, ओके। देखो यहाँ पर इस बच्चे ने सब बता दिया कि मेरे को प्राइज़ मिला था चेस कंपटीशन में, इस चीफ गेस्ट ने मुझे प्राइज़ दिया, मैं बहुत खुश हूँ, ये सब बता दिया, ओके। उसके बाद आता है पैराग्राफ नंबर 3 दैट इज कंक्लूजन पैराग्राफ। कंक्लूजन पैराग्राफ में आप लोग को लिखना होता है, सबसे पहली चीज़ जो आप लोग को कंक्लूजन पैराग्राफ में लिखनी है वो कि आई मिस यू, राइट। या फिर अगर आप लोगों को लास्ट में कुछ रिमाइंड कराना हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ करना मत भूल जाना, इस तरीके से, राइट। या फिर अगर आप लोग जिसको लेटर लिख रहे हैं उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर समर वेकेशंस वाला लेटर मैं निकालूं, ओके हियर इट इज़। तो समर वेकेशंस वाला लेटर मैं निकालूं तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि आई होप कि तुम आओगे, ठीक है, अगर तुम आओगे तो हम बहुत मज़े करेंगे, इस तरीके से कंक्लूड किया हुआ है, राइट। तो कंक्लूजन में 2-3 चीज़ें आप लोग को लिखनी है। फर्स्टली आप लोगों को यहाँ से एक लाइन उठा के लिखनी है, दैट इज़ यहाँ से, ओके। यहाँ से आप लोग को एक लाइन उठा के लिखनी है इन 4-5 लाइन में से, बट ये लिखना है सबसे लास्ट में। उसके अलावा आप लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसको लेटर लिख रहे हैं उससे, वो लिख सकते हैं आप लोग कंक्लूजन में। उसके अलावा आप लोग अगर उसकी फैमिली को जानते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, गिव माई रिगार्ड्स टू आंट एंड अंकल, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोग
जिसको लेटर लिख रहे हैं उसकी फैमिली में से किसी को जानते हैं, तो आप लोग इस तरीके से लाइन कुछ लिख सकते हैं, राइट। बट कंक्लूजन पैराग्राफ 2-3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप लोग को सम अप करना है, पूरे लेटर में आप लोगों ने जो भी लिखा है उस चीज़ को सम अप करना है, एंड लास्ट में यहाँ से लेकर आप लोग को कोई लाइन लिखनी है। ओके, नाउ अब कंटेंट को पूरी तरीके से समझने के लिए एक पूरा एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, जो कि मैं आप लोगों को थोड़े टाइम बाद कराऊंगी। उससे पहले मैं आप लोग को एक्सप्रेशन समझा देती हूँ। देखो, कंटेंट 4 मार्क्स का होता है, एक्सप्रेशंस भी 4 मार्क्स के होते हैं। अब एक्सप्रेशंस में ऐसा क्या है, एक्सप्रेशन जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पॉइंट नंबर 1, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स, राइट। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, आप लोगों का टीचर एक स्पेलिंग गलत होने पे 1/4 मार्क्स काटेगा। उसके अलावा ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, राइट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, इनफॉर्मल लेटर्स में यूजुअली क्या होता है, या तो आप किसी अपने को या फिर किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, किसी फैमिली मेम्बर को एडवाइस दे रहे होते हो इनफॉर्मल लेटर में, या फिर आप किसी फैमिली मेम्बर रिलेटिव को इनवाइट कर रहे होते हो, या फिर उनको किसी इंसिडेंट के बारे में बता रहे होते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग किसी फैमिली मेम्बर को किसी इंसिडेंट के बारे में बता रहे हो तो आप लोग को मेक श्योर करना है कि वो पूरी चीज़ पास्ट टेंस में ही हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देख सकते हैं आप, देयर वर मैनी प्राइज विनर्स व्हेन आई वॉज कॉल्ड। ठीक है, अगर यहाँ पर इस बच्चे ने अपने पापा को पूरी चीज़ बताई है तो वो सब कुछ पास्ट टेंस में है। तो अगर आप लोग किसी भी इंसान को, अपने फैमिली मेम्बर को, फ्रेंड को कोई भी इवेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं जो कि पास्ट में हो चुका है, तो आप लोग को हमेशा पास्ट टेंस यूज़ करना है। देखो, यहाँ पर कॉल्ड ईडी लगाया है, वर, वॉज, ठीक है, गेव, ठीक है, गिव नहीं गेव, पास्ट टेंस में हमेशा गिव आता है। देखो, यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है। सिर्फ आप लोग को ये सिंपल नॉलेज होना ज़रूरी है कि अगर आप लोग किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप लोग को हर चीज़ पास्ट टेंस में ही लिखनी है, राइट। वाइल एज अगर आप लोग किसी को इन्विटेशन दे रहे हो, अपने फैमिली मेम्बर या फिर किसी फ्रेंड को, या फिर किसी फ्रेंड को अपने पास बुला रहे हो, उसको इनविटेशन दे रहे हो, तो आप लोग को हर चीज़ फ्यूचर टेंस में लिखनी पड़ेगी। दैट इज, वी विल एंजॉय अ लॉट, वी विल गो टू बागा बीच, वी विल एंजॉय देयर, ठीक है, वी विल हैव अ चैट टुगेदर, वी विल हैव टी टुगेदर, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोग इन्विटेशन दे रहे हो तो आप लोग को हर चीज़ फ्यूचर टेंस में लिखनी पड़ेगी, राइट। तो आप लोग को मेक श्योर करना है कि आप लोग की ग्रामर एक्यूरेट हो। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर के अंदर पॉइंट होता है टेंस, ठीक है। अगर आप लोगों ने टेंस का ध्यान रख लिया तो बाकी ग्रामर अपने आप सही हो जाती है, ठीक है। मैंने आप लोग को बता दिया कि टेंस का ध्यान कैसे रखना है। अगर कोई चीज़ आप लोगों ने स्टार्ट करी, ठीक है, एक टेंस में, तो यू नीड टू एंड दैट इन दैट टेंस ओनली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने स्टार्ट करा, पापा कल प्राइज की सेरेमनी हुई थी स्कूल में, ठीक है, तो आप लोग को सब कुछ पास्ट टेंस में ही बताना है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है, वो बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे, उनमें से भी मैं जीता, मुझे प्राइज़ दिया गया, ठीक है। इस तरीके से हर चीज़ आप लोगों को पास्ट टेंस में ही लिखनी है। अगर आप लोगों ने पास्ट टेंस में स्टार्ट किया है तो, अगर आप लोग फ्यूचर में लिख रहे हैं तो आप लोगों को फ्यूचर में लिखनी है। पॉइंट नंबर 2 इन एक्सप्रेशन इज कोहेरेंस। कोहेरेंस, रिलेवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड बहुत सारे बच्चे इसको बहुत इजीली इग्नोर कर लेते हैं। देखो, होता क्या है, व्हेन यू राइट अ लॉट, ठीक है, जब आप लोग एक बार लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं तो फ्लो में आपको पता ही नहीं चलता है कि व्हाट आर यू राइटिंग एग्जैक्टली, ठीक है। इस तरीके से 2 सेंटेंसेस के बीच में को रिलेशन नहीं बैठ पाता, राइट। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि जब भी आप लोग कोई 2 सेंटेंस लिखें तो उन सेंटेंस में रिलेवेंस हो, उन सेंटेंस में कोरिलेशन हो, ठीक है। उन सेंटेंस में लगना चाहिए कि हाँ भाई, ये सेंटेंस एक दूसरे के बाद ही आए हैं। ऐसा नहीं है कि इस सेंटेंस में तो आपने कुछ लिख दिया, अब इसके जस्ट बाद नेक्स्ट सेंटेंस में आप बिल्कुल ही अलग चीज़ लिख रहे हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने लिखा कि आई वॉज अवॉर्डेड विथ अ मेडल, उसके जस्ट नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखा आपने आई होप यू आर फाइन नाउ। तो ये जो 2 सेंटेंसेस हैं, इनके बीच में कुछ रिलेशन है? द आंसर इज नो, ठीक है। तो आप लोग को सेंटेंसेस इस तरीके से लिखने हैं कि 2 सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन हो, राइट।
अच्छा, आप कोहेरेंस के अंदर, पैराग्राफ के अंदर बहुत लोग को कन्फ्यूजन होती है कि बेसिकली मैम पैराग्राफ में कैसे कोहेरेंस करें, दैट इज़ पैराग्राफ में कैसे, दो पैराग्राफ में कैसे रिलेशन लाएं। ठीक है, तो देखो दो पैराग्राफ में रिलेशन लाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा तो वो अलग होगा, सेकंड पैराग्राफ जो होगा वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होगा, मेन बॉडी होगी, और थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन होगा, राइट। तो पैराग्राफ में रेलेवेंस लाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप लोग टॉपिक से स्टिक रहें और आप लोग दो सेंटेंसेस के बीच में रेलेवेंस ला सके। ठीक है, बेसिकली फ्लुएंसी ला सके, राइट। अच्छा, अब देखो क्या होता है ना कि कोहेरेंस और रेलेवेंस, फ्लुएंसी बहुत सारे बच्चे अच्छी मैनेज कर लेते हैं लिखते टाइम, बट आप लोग को क्या करना है, कोहेरेंस, फ्लुएंसी, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी है। ठीक है, मैं आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ। आई एम वेरी सिक राइट नाउ, आई वॉन्ट माई मदर टू कम टू माई स्कूल। ठीक है, ये दो आप लोगों ने सेंटेंसेस लिखे, राइट। इनके बीच में रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप लोग इन वर्ड्स के अंदर से कोई भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी सिक नाउ, दस आई वॉन्ट माई मदर टू कम टू माई स्कूल, राइट। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनके हेल्प से आप लोग अपने सेंटेंस में रेलेवेंस और कोहेरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कैसे कोहेरेंस को इम्प्रूव करना है, कैसे सेंटेंस में फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना है। सारा लाइक्स टू जंप, रनिंग एंड स्केट, सारा लाइक्स जंपिंग, रनिंग एंड स्केटिंग। अगर आप लोग ऐसे पैरेलल वर्ड्स लिखेंगे जो कि एक ही टाइप के हो, इस तरीके से भी आप लोग के सेंटेंस की कोहेरेंस, फ्लुएंसी, रेलेवेंस इम्प्रूव होगी, राइट। सो दैट इज इट फॉर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में 2 मार्क्स होते हैं ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स और स्पेलिंग्स के, और 2 मार्क्स होते हैं कोहेरेंस एंड रेलेवेंस ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल। रेलेवेंस ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल के अंदर ये भी आ जाता है कि जिस टॉपिक पे लेटर बोला गया है आप लोग उस टॉपिक पे लेटर लिख रहे हैं कि नहीं, राइट। सबसे ज़्यादा इशू जहाँ पर बच्चों को आता है दैट इज़ रिलेटेड टू दी कंटेंट। ठीक है, बच्चे पूछते हैं कि मैम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कितनी लाइंस लिखनी है, मेन बॉडी में कितनी लाइंस लिखनी है, कंक्लूजन में कितनी लाइंस लिखनी है। तो देखो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप लोग को मैक्सिमम 3 से 4 लाइंस लिखनी है, कंक्लूजन में भी आप लोग को मैक्सिमम 3 से 4 लाइंस लिखनी है। बाकी मेन बॉडी जो है उसके अंदर आप लोग को मेक श्योर करना है कि आप लोग 6-7 लाइंस लिखें। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी होती है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली इन्फॉर्मेशन दी गई कि तुमको सिर्फ अपने फादर को इन्फॉर्म करना है कि तुम चेस कॉम्पिटिशन में जीत गए हो, राइट। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर तो चीफ गेस्ट का नाम नहीं दिया हुआ था, राइट, और इस क्वेश्चन के अंदर तो नहीं बताया हुआ था कि इंटर हाउस कॉम्पिटिशन था या कैसा था। तो कभी कभी आप लोगों को खुद से इन्फॉर्मेशन जनरेट करनी पड़ेगी, राइट। आप लोग को चीफ गेस्ट का नाम सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि आप लोग किस फील्ड में फर्स्ट आए हो, इंटर हाउस लेवल पे फर्स्ट आए हो या फिर पूरे स्कूल लेवल पे फर्स्ट आए हो, कॉलेज लेवल पे फर्स्ट आए हो। तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, बाकी क्वेश्चन के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती। तो आप लोग को कभी कभी लोकेशंस का नाम, चीफ गेस्ट का नाम, किसी पार्क का नाम, अगर आप लोग इन्विटेशन लेटर भेज रहे हैं किसी को तो किसी पार्क का नाम, सेरेमनी का नाम, लोगों का नाम, ऐसे खुद से सोच के लिखना पड़ता है, राइट। दिस इज़ अ वेरी बेसिक पॉइंट, बट ये बताना ज़रूरी था। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल मैंने वही लिया है, दैट इज़ चेस कंपटीशन का ही मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को सब कुछ रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले आप लोग को एड्रेस लिखनी है, ठीक है। एड्रेस में आप लोग को फर्स्ट लाइन में कॉमा लगाना है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है कॉमा, विच इज़ द मिस्टेक, राइट। एंड यहाँ पर एक और भी मिस्टेक है, अगर आप लोगों ने पॉइंट आउट कर ली है, एड्रेस में एक मिस्टेक है, अगर आप लोगों ने पॉइंट आउट कर ली है तो वेल एंड गुड, मैं आप लोग को बता देती हूँ। आगरा के बाद कॉमा लगा के उत्तर प्रदेश नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग मिस्टेक है, ठीक है। एड्रेस के बाद आप लोग को एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी है। डेट का ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है, इधर डेट का फॉर्मेट भी बिल्कुल करेक्ट है। डेट के बाद आप लोग को एक लाइन छोड़ के डियर फादर या फिर जिसको भी आप लोग लिख रहे हैं उसके डियर के बाद उसका नाम लिख रहे हैं। यहाँ पर ये बच्चा अपने पापा को लिख रहा है तो डियर फादर,
कॉमा, राइट। उसके बाद यू कैन सी हेयर कितना प्रॉपरली 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया गया है। दिस इज द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, दिस इज द मेन बॉडी एंड दिस इज द पैराग्राफ नंबर 3 विच इज द कंक्लूजन पैराग्राफ। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कंक्लूजन पैराग्राफ में इतना कुछ कंक्लूड करने के लिए था नहीं। उसने सिर्फ अपने पापा को क्या बताया कि पापा मेरे को प्राइज मिला है, ठीक है। अब वो इसमें कंक्लूड क्या करता, ठीक है। तो इस तरीके से उसने सिर्फ और सिर्फ ये लिख दिया, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मॉम, ब्रदर एंड रुचि, ठीक है। तो अगर आप लोग के पास कंक्लूजन में कुछ लिखने के लिए नहीं है तो आप लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने आप लोग को ऊपर पॉइंट्स बताए, ठीक है, यहाँ पर वेट लेट मी या दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स में से भी आप लोग कुछ लिख सकते हैं अगर आप लोग के पास कंक्लूजन में कुछ लिखने के लिए नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी लेटर में मैं एंड में ये ऐड कर सकती थी बाय फॉर नाउ, या फिर इसी लेटर में मैं ऐड कर सकती थी कि आइड बेटर गेट गोइंग, ठीक है। तो अगर आप लोग के पास कंक्लूजन में कुछ लिखने के लिए नहीं है तो आप लोग को या तो फैमिली से रिलेटेड कुछ लिखना है कि माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मॉम, ब्रदर, ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप लोगों को ऊपर इन लाइंस में से, इन 4-5 लाइंस में से कुछ लिखना है, बट कंक्लूजन के पैराग्राफ को स्किप नहीं करना है। बहुत बार ऐसे लेटर्स होंगे जब आप लोग को कंक्लूजन नहीं मिलेगा, बट उस केस में मैंने आप लोग को ऑल्टरनेटिव्स दे दिए, या फिर आप बेस्ट रिगार्ड्स लिख दीजिए, या फिर आप लोग इन 4-5 लाइंस में से कुछ लिख दीजिए, राइट। ओके, नाउ देखो, अब यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में लिखने को बोला था, दैट इज़ मैंने आप लोग को 4 सेंटेंसेस दिए थे एंड मैंने आप लोग को बोला था कि इंट्रोडक्शन में इन 4 सेंटेंसेस में से आप लोग को कुछ ना कुछ लिखना ही है। तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी इन 4 सेंटेंसेस में से कुछ लिखने की, बट अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी फॉर नॉट राइटिंग फॉर सो लॉन्ग, ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। उसके बाद आप लोग अपना लेटर जो है वो कॉमन स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज द एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन वॉज हेल्ड ऑन लास्ट मंडे, ब्रिगेडियर आरपी सिंह प्रिसाइडेड ओवर द फंक्शन, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं सॉरी फॉर नॉट राइटिंग फॉर सो लॉन्ग, द एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन वॉज हेल्ड ऑन लास्ट मंडे, ब्रिगेडियर आरपी सिंह प्रिसाइडेड ओवर द फंक्शन, ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्शन कि बहुत टाइम से मैं लेटर लिख नहीं रहा, उसके लिए सॉरी। मेरे स्कूल में लास्ट मंडे एक एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन हुआ था एंड ब्रिगेडियर आरपी सिंह जो थे वो वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, ठीक है। अब मेन बॉडी में इस बच्चे ने सब बताया है कि मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता है इंटर हाउस चेस कॉम्पिटिशन में और चीफ गेस्ट ने मुझे प्राइज़ दिया, मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। ये सारी चीज़ें बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी है। यू कैन सी यहाँ पर प्रॉपरली पास्ट टेंस यूज़ किया गया है। उसके बाद कंक्लूजन में इतना कुछ लिखने के लिए नहीं था तो मैंने आप लोग को ऑल्टरनेटिव्स दे दिए, या फिर आप लोग बेस्ट रिगार्ड्स वाला सेंटेंस लिख सकते हैं या फिर उन 4-5 सेंटेंसेज में से भी कुछ लिख सकते हैं, ये दोनों भी लिख सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। बस आज मुझे आप लोग को होमवर्क देना है, मुझे 2 लेटर्स सबको होमवर्क देने हैं। इन 2 लेटर्स में से अगर आप लोग कोई भी एक लेटर खुद से अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करके लिख लेंगे तो आप लोग की इनफॉर्मल लेटर राइटिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आई एम मेकिंग श्योर कि अगर आप लोग इन 2 लेटर्स को अभी के अभी एक क्लास ख़त्म होते ही 1 दिन के अंदर अंदर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों की इनफॉर्मल लेटर राइटिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आप लोग के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। बट आप लोग मेक श्योर कीजिएगा कि अभी ही आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो दीज आर दी 2 क्वेश्चंस, यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट्स। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसके यहाँ पर हिंट्स भी दे रखे हैं, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट कि हर बच्चा जो ये वीडियो देख रहा हो, जो ये क्लास अटेंड कर रहा हो, वो इन 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन इनफॉर्मल लेटर प्रैक्टिस करे, ओके। So thank you and have a nice day.